अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, यहाँ किसी भी लड़की को अगवा कर लिया जाता है और ये अगवा कोई और नहीं बल्कि म्यांमार का बादशाह करता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? अगवा होने वाली लड़कियों के साथ क्या किया जाता है और यहाँ लड़कियां खुद को अगवा होने से कैसे बचाती हैं? फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की कहानी तो आज सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में भी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं? इन्हें रोहिंग्या के मुसलमान कहा जाता है। ये मुसलमान कौन है और म्यांमार में उनकी जमीन क्यों तंग कर दी गई है? म्यांमार के जंगल में किसकी लाशें पड़ी हैं? इसके सरपंच जजीरे पर जाना क्यों मना है? और क्या म्यांमार के लोग भूतों से बातें कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और म्यांमार के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का एक अहम और तारीखी मुल्क है, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1989 में इसकी फौजी हुकूमत ने इसका नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया। ये मुल्क तकरीबन 6,76,578 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे एरिया के हिसाब से दुनिया का 40वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। म्यांमार की आबादी तकरीबन 55 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ 50 लाख है। इसका कैपिटल सिटी नाइपीडॉ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर यांगोन है, जो एक टाइम पे इसका कैपिटल हुआ करता था। म्यांमार की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, ईस्ट में इसका बॉर्डर लाओस और थाईलैंड से लगता है, इसके वेस्ट में बांग्लादेश और इंडिया है, जबकि साउथ में इसका साहिल बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी से लगता है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन म्यांमार को ट्रेड के लिए बहुत अहम बनाती है, लेकिन इसके सियासी और मुल्की हालात ने हमेशा इस पोटेंशियल को जाया किया है। म्यांमार एक मल्टी एथनिक मुल्क है। यहाँ तकरीबन 135 एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट बमर और बर्मीज कम्युनिटी है, जो कि पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है। बर्मा की सरकारी जुबान बर्मीज है, लेकिन हर एथनिक ग्रुप की अपनी अलग जुबान और अलग अंदाज है। बुद्धिज्म म्यांमार का सबसे बड़ा रिलीजन है और इसकी तकरीबन 90% आबादी इसी को फॉलो करती है। यहाँ के मोनेस्ट्रीज, पगोडाज और मॉन्क्स का कल्चर सोसाइटी का सबसे अहम सुतून है। यहाँ की रिलीजियस लाइफ इतनी पावरफुल है कि कई फैमिलीज अपने बच्चों को छोटी एज में ही मॉन्क बनने के लिए भेज देते हैं। लेकिन इसके बावजूद म्यांमार में रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे ईसाई, मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव किया जाता है और उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पुरानी और पेचीदा तारीख का हामिल है। इसकी तारीख करीब 2000 साल पुरानी है। सबसे पहले यहाँ तिब्बतो बर्मन कबीले आए, जो चाइना के तिब्बत के एरिया से हिजरत करके आए थे। 9वीं सदी में प्यू सिटी स्टेट्स ने म्यांमार की जमीन पर अपना असर बढ़ाना शुरू किया, लेकिन 9वीं सदी के एंड तक प्यू स्टेट्स को चाइना के यूनान रीजन की नानजाओ किंगडम ने तबाह कर दिया। 16वीं सदी के मिड तक यहाँ अलग अलग किंगडम्स आए और जाते रहे। 16वीं सदी के दूसरे हिस्से में पावर का कंट्रोल तोंगू खानदान के पास चला गया, लेकिन 18वीं सदी के शुरू होते होते इस सल्तनत का भी खात्मा हो गया। 18वीं सदी के मिड में कोनबोंग खानदान ने हुकूमत शुरू की, जो म्यांमार के मॉडर्न तारीख का एक अहम बाब है। किंग अलोंग पाया ने कोंगबोंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश की और इस डायनेस्टी ने बर्मा को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर का पूरी दुनिया पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा था और इसी नतीजे में बर्मा पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बर्मा ब्रिटिश एम्पायर के हाथ चला गया। 1885 में बर्मा को इंडिया का एक सूबा बना दिया गया और इसी दौरान बर्मा में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। 20वीं सदी के शुरू में बर्मा में आज़ादी की आग बढ़ने लगी थी। 1930 की दिहाई में तालिबे इल्मों के जुलूस और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट शुरू हुई। 1937 में ब्रिटिश ने बर्मा को इंडिया से अलग करके एक सेपरेट कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने बर्मा पर हमला कर दिया और 1942 में उस पर कब्जा हो गया। ये कब्जा कुछ ही साल का था कि बर्मा की अलाइड फोर्सेस ने उसे आज़ाद करवा लिया। बर्मा को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली। 1948 में बर्मा की अंग्रेजों से आज़ादी के बाद सिर्फ कुछ ही सालों तक जमहूरियत चली। उसके बाद 1962 में आर्मी ने पावर अपने हाथ में ले ली और इसके बाद कई दिहाइयों तक बर्मा पर फौज का कंट्रोल रहा। 2011 के बाद मुल्क में एक बार फिर से जमहूरियत आई, लेकिन 2021 में फौज ने एक बार फिर से बगावत करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। इसके बाद म्यांमार एक बार फिर से
आलमी सुर्खियों में छा गया। प्रोटेस्ट, कर्फ्यूज, इंटरनेट की बंदिश और सिविलियन डिसोबीडियंस मूवमेंट्स ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। सिविलियन डेथ्स, अरेस्ट और मीडिया ब्लैकआउट ने दुनिया भर में बर्मा में होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई। इकोनॉमिक फ्रंट पे म्यांमार काफी अमीर है। यहाँ जेड, रूबीज, ऑयल, गैस, टिम्बर और मिनरल्स जैसे कुदरती ज़खायर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन करप्शन, सैंक्शंस और पुअर गवर्नेंस की वजह से इनका फायदा पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। म्यांमार की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे हेविली डिपेंडेंट है, लेकिन यांगोन जैसे शहरों में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म भी डेवलप हो रही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इस ग्रोथ को रोक दिया। इस पूरे मामले ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी काफी इफेक्ट किया। म्यांमार में आर्किटेक्चरल और स्पिरिचुअल खूबसूरती एक खजाना है। यहाँ हजारों मंदिर और पगोडाज हैं, जिनमें सबसे मशहूर बगान रीजन है, जहाँ 2000 से ज्यादा कदीम मंदिर और स्टूपास एक ही एरिया में मिलते हैं। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बगान के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके अंदर आज तक कोई ऑफिशियली दाखिल नहीं हुआ। इन मंदिरों में पुराने सहीफे, वॉल पेंटिंग्स और बुद्धिज्म से जुड़े राजों के होने का शक है, लेकिन कल्चरल बिलीफ्स और उस कदीम खजाने को बचाने के लिए लोकल अथॉरिटीज ने आज तक उन्हें बंद रखा है। म्यांमार की कल्चरल लाइफ भी काफी यूनिक है। यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस लोंगी हर जेंडर और हर एज ग्रुप के लोग पहनते हैं। म्यांमार में कुदरत की हर खूबसूरती है। नॉर्थ में बर्फ से ढके पहाड़, सेंट्रल रीजन में खुश्क और मैदानी इलाके, जबकि साउथ घने बारिशी जंगलों से घिरा है, जहां नायाब टाइगर्स, एलिफेंट्स, पंगोलिन्स और कीमती परिंदे पाए जाते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन, इल्लीगल एक्टिविटीज और माइनिंग की वजह से म्यांमार का माहौल काफी मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ रूहानियत, उसूल, रस्मो रिवाज और कुदरती खूबसूरती है, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन फिर भी इस मुल्क का हर शहरी आज अपने तरीके से जिंदा है। वो लड़ रहा है और उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन उनका म्यांमार वापस अमन और तरक्की की तरफ जरूर लौटेगा। म्यांमार में औरतें खुद को अगवा होने से बचाने के लिए अपने चेहरे पर टैटू बनवाती हैं। पुराने जमाने में बादशाह लड़कियों को गुलाम बनाकर उठा ले जाते थे, लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही उठाते थे, बदसूरत लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। तो म्यांमार के चिन कबीले की लड़कियां अपने चेहरे पर टैटू बना लेती ताकि वो बदसूरत लग सकें और बादशाह उन्हें अगवा ना करे। म्यांमार के लोग भूतों से भी बात कर सकते हैं। म्यांमार में नेट कडास एक ग्रुप है जो ध्यान में जाकर मरे हुए लोगों के भूतों से बात कर सकता है। हर साल एक बड़ा फेस्टिवल होता है जहां ये अमल नाच नाच कर किया जाता है। म्यांमार में एक ऐसा जजीरा है जहां सिर्फ सांप रहते हैं। इस जजीरे को आइलैंड ऑफ सरपेंट्स कहा जाता है। ये आइलैंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि यहाँ पे कई जहरीले और नायाब सांपों की नस्लें पाई जाती हैं। म्यांमार में मौजूद रोहिंग्या के मुसलमानों को आज तक कबूल नहीं किया गया। इन मुसलमानों को म्यांमार का शहरी नहीं माना जाता और उन्हें स्टेटलेस कहकर रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया है। रोहिंग्या के मुसलमानों पर होने वाले इस जुल्म पर दुनिया भर में आवाज उठाई जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी तक उनके लिए बहुत मुश्किल है। म्यांमार के जंगलों में ऐसे रास्ते हैं जहां लोगों का मानना है कि आज भी वहां जापानी वर्ल्ड वॉर 2 के ढांचे पड़े हैं। ये जंगल इतना गहरा और घना है कि आज तक कई लाशों को रिकवर नहीं किया जा सका और लोकल लोगों का मानना है कि कभी कभी रात को ढोल पीटने और जापानी जुबानों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये थे म्यांमार के बारे में कुछ खतरनाक और दिलचस्प हकाइक। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।